नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि इस कोविड काल में आप लोग घर पर रहते हुए अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम मान कर चलिए कि फिक्स है। देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठा और कालखंड 1296 से लेकर 1316 तक रहा। पद्मावत नामक पिक्चर के कारण अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। आपको भी पता है, संजय लीला बंसाली की उस फिल्म के कारण। आज देखेंगे अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था को। देखिए, सल्तनत काल का ये पहला राजा है जिसने अपनी आर्थिक नीति को घोषित किया, और इसका वर्णन हमें मिलता है जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख फिरोज शाही में। कौन सी किताब है? जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख फिरोज शाही। देखिए, दो चीजें हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जिसने अपने राजत्व सिद्धांत को घोषित किया वो था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जिसने अपनी आर्थिक नीति घोषित की वो था अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख फिरोज शाही के अनुसार इसने आर्थिक मामलों के लिए एक विभाग का गठन किया था जिसका नाम था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। दीवान ए रियासत आज के समय वित्त मंत्रालय के समतुल्य है। किस मंत्रालय के समतुल्य आएगा? ये वित्त मंत्रालय के समतुल्य आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार ये व्यवस्था सिर्फ दिल्ली में लागू थी। कहाँ लागू थी? दिल्ली में। इसी लेखक ने भी ये भी वर्णन किया है कि अलाउद्दीन ने अपनी इस बाजार व्यवस्था में कुल 8 आदेश जारी किए थे। कितने आदेश जारी किए थे? 8 आदेश। इन 8 आदेशों में से 2 बेहद महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे भी कि इन 2 आदेशों में क्या था। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ आप लिखते भी चलेंगे, जिससे आप नोट्स बनाते चलें, वरना इस वीडियो को रोककर आप इजीली सुनकर भी नोट्स बना सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार बनाया वो दिल्ली में था। दिल्ली में इस बाजार के तहत उसने 3 बाजारों का निर्माण किया। एक ही कैंपस के अंदर 3 बाजारें लगती थी। कौन कौन सी? गल्ला मंडी। गल्ला मंडी आज भी होती हैं, आपको पता है, गल्ला मार्केट वगैरह, जहां अनाज मिलता है। दूसरा है विनिर्मित वस्तुओं की बाजार। विनिर्मित कपड़ा, फर्नीचर्स, जहां कुछ बनाकर बेचा जा सके। तीसरा था मवेशी या दास दासी, मवेशी और दास दासी की बाजार व्यवस्था थी। देखिए, मध्यकाल में दास दासियों की कितनी संख्या आपके पास है, इससे आपकी हैसियत का अंदाजा लगता था। तो मध्यकाल की इन 3 प्रमुख बाजारों की व्यवस्था होती थी। प्रत्येक बाजार से जुड़ा हुआ एक सेना होता था। सेना मतलब निरीक्षक, जो बाजार को चेक करता था कि क्या अलाउद्दीन के 8 आदेशों का पालन होता है। 8 आदेशों में पहला आदेश जो अलाउद्दीन खिलजी का था वो बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि एक बार मैं सामने से हट रहा हूं बोर्ड से, आप इसको नोट कर लेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा वो प्रमुख 2 आदेश जो हमेशा आपको याद रखने हैं। आदेश केयरफुली सुनेंगे। पहला आदेश था प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित करना। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित कर दिया था। ठीक। दूसरी तरफ अंतिम आदेश मतलब 8वां आदेश क्या था? 8वां आदेश था कि प्रत्येक बाजार से जुड़ा हुआ एक परवाना नवीस होगा। बाद में एक ही कर दिया था, परवाना नवीस होगा, जिसकी अनुमति से कोई व्यक्ति बाजार में सामान खरीद सकता है। उसकी अनुमति से ही
कोई व्यक्ति क्या करेगा, सामान खरीद सकता है। परवाना नवीस से अनुमति लेनी होगी। सहना क्या करेगा, जांच करेगा। गल्ला मंडी का सहना बड़ा फेमस है, इतिहास में उसका काफी वजूद है, नाम है मलिक कबूल। अगर इन सारी चीजों में कोई विवाद की स्थिति आती है इन तीनों बाजारों में, तो इससे जुड़ा हुआ एक अदालत सराय अदल की भी उसने निर्माण किया। यहां लोग आकर अपनी समस्या रखकर न्याय प्राप्त कर सकते थे। दूसरी तरफ इन सब के लिए प्रमुख कार्य, सारी ब्रीफिंग अलाउद्दीन खिलजी को दीवाने रियासत करता था। मलिक याकूब उस पद पर नियुक्त किया गया था। मलिक याकूब इस पद पर नियुक्त था। क्या करता था, सारी ब्रीफिंग करने की जिम्मेदारी किसके पास थी, मलिक याकूब के पास थी। ठीक, और ये दीवाने रियासत था। अब बात आती है कि क्या क्या उसने तय किया। जरा गौर से समझिएगा कि क्या क्या उसने निश्चित कर दिया, किन के रेट निर्धारित किए। देखिए बोर्ड पर कुछ चीजें मैंने लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट है। गेहूं 7.5 जीतल आपको पता है इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया सिक्का था। 7.5 रुपए या 7.5 जीतल में 1 मन गेहूं मिलता था। ठीक, चावल 5 जीतल में 1 मन था। घी 1 जीतल में 2.5 सेर तक मिलता था, 2.5 सेर तक। घोड़ा 100 से 120 रुपए टंका के हिसाब से मिलता था। एक घोड़े का दाम है ये। एक दास 20 से 30 टंका तक खरीदा जा सकता था। ये अलाउद्दीन ने तय किया था, इसे व्यापारी तय नहीं करते थे। एक एक चीज को समझते चलिएगा। कौन तय करता था, अलाउद्दीन तय करता था। अलाउद्दीन क्या इसी रेट पर वस्तुएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, इसकी जांच भी कराता था। और इसके लिए 2 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। एक वरीद थे, ये सल्तनत काल के समय से ही साथ में थे, मतलब इल्तुतमिश की जो व्यवस्था थी उस समय से ही गुप्तचर प्रणाली का ये हेड होते थे वरीद। गुप्तचर प्रणाली को वरीद चलाते थे, या कह सकते हैं कि सल्तनत काल में गुप्तचर को वरीद कहते थे। एक नई नियुक्ति की जिनका नाम था मुनहय्यन। ये गुप्तचरों की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये आकर अगर बता दें कि किसी व्यापारी ने 1 जीतल में इतने ग्राम कम तौला है, तो जितने ग्राम की कमी होती थी घटतौली करने पर उतने ग्राम का मांस अलाउद्दीन खिलजी दरबार में निकलवाता था। आप समझ सकते हैं ये व्यवस्था लाभ के उद्देश्य से नहीं थी। किसके उद्देश्य से थी, 4,75,000 सैनिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए थी। थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सैनिक व्यवस्था स्थापित की थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत उसने एक केंद्रीय सेना का गठन किया। इस केंद्रीय सेना में अलाउद्दीन खिलजी ने 4,75,000 सैनिकों की नियुक्ति की, जिसमें कई प्रसिद्ध योद्धा भी शामिल थे जिनको सेना नायक के तौर पर रखा। जफर खान, उलुग खान, नुसरत खान, मलिक काफूर जैसे लोग इसमें शामिल थे। गाजी मलिक को भी यही लेकर आए जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत की विजय की थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ये सारे सेना नायक और इतनी बड़ी सेना 4,75,000 की सेना को जो वेतन देता था वो नगद देता था, मतलब जागीरों से वेतन व्यवस्था इसने समाप्त कर दी थी। राजकीय खजाने से इनको वेतन दिया जाता था। अब जरा गौर से समझिएगा, अगर कोई एक सैनिक 1 घोड़ा रखता है तब उसे वेतन की जो स्थिति होती थी वो होती थी 234 टंका। फिर से समझिए, एक सैनिक प्लस 1 घोड़ा
अगर वो रखता है तो वेतन होगा 234 टंका वार्षिक। यदि वो एक सैनिक 2 घोड़ा अगर रखता है तो 46 टंका उसे अलग से दिया जाता था। वास्तव में ये वेतन कालखंड की महंगाई के अनुसार बेहद कम था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार व्यवस्था अपनाई, जिसमें दामों को कम करके इतने रुपए में उस सैनिकों की जरूरत को पूरा किया जा सके। आज भी भारत सरकार ऐसी नीति को अपनाती है जिसे हम कहते हैं कैंटीन सिस्टम। ठीक, लेकिन अब वेतन वगैरह की झंझट नहीं है, सैनिकों को अलग से सुविधा देने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद या दिल्ली के अलावा यह व्यवस्था कितने दिनों तक चली, कहाँ कहाँ स्थापित हुई। तो ये अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही ये व्यवस्था समाप्त हो गई। दूसरा पॉइंट, दिल्ली के अतिरिक्त किसी भारत के अन्य किसी शहर में इसकी स्थापना हुई थी, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। अब जरा गौर से समझने का प्रयास करिए भाई, फिर क्यों समाप्त हो गई। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अधिशेष, सरप्लस। इकोनॉमी का सिंपल फंडा है, अगर किसी व्यापार में लाभांश नहीं होगा तो व्यापारी उसमें रुचि नहीं लेता है। जब आप ही दाम तय करेंगे, घटतौली पर इतनी कठिन शारीरिक दंड देंगे, तो जाहिर सी बात है व्यापारियों का इंटरेस्ट सिर्फ व्यवस्था चलाने तक था, उसे मजबूत बनाने में या उसमें नई शोध को स्थापित करने में उनका कोई योगदान नहीं था। परिणाम स्वरूप जैसे ही अलाउद्दीन की मृत्यु हुई, ये व्यवस्था समाप्त हो गई। लेकिन अलाउद्दीन की आवश्यकताओं को इसने जीते जी पूरा किया, और वो जरूरत क्या थी आपको भी पता है, वो जरूरत थी 4,75,000 सैनिकों की सैलरी के अनुरूप उनके वस्तु और आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इस मामले में यह व्यवस्था पूर्ण रूप से सफल रही, परंतु दीर्घजीवी ना हो पाई। और जियाउद्दीन बर्नी के विवरण से यह भी सिद्ध होता है कि व्यापारियों की रुचि इसमें ना के बराबर थी। कुल मिलाकर अलाउद्दीन की यह व्यवस्था उसके शरीर के साथ चलती रही और मृत्यु के साथ ही दिल्ली में समाप्त हो गई। मुझे उम्मीद है अलाउद्दीन खिलजी की ये व्यवस्था आपको समझ में आई होगी, और अगली बार हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन की मंगोल नीति।